नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। मतलब ये कैसे बना, इसमें क्या क्या है, इसकी परतें कैसी हैं, काफी कुछ है जानने को। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो वायुमंडलीय संरचना पर काफी विस्तार से बताते हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आसमान हमें दिखता है वो सिर्फ खाली जगह नहीं है। सही कहा, ये तो एक पूरी दुनिया है अपने आप में। बिल्कुल, एक जटिल और बहुत गतिशील व्यवस्था है जो असल में यहाँ जीवन को संभव बनाती है। दिलचस्प। अच्छा चलिए एक तथ्य से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें करीब 78% नाइट्रोजन है हाँ। और ऑक्सीजन सिर्फ 21%। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को चौंकाती है ना, बाकी तो बहुत ही कम मात्रा में दूसरी गैसें हैं। तो इसी को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये बना कैसे हमारा वायुमंडल? सुना है ये कई चरणों में हुआ। ये एक बहुत लंबी कहानी है, लाखों करोड़ों साल की। मोटे तौर पर हम इसे 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला था जिसे कहते हैं आदिम वायुमंडल। आदिम वायुमंडल मतलब बिल्कुल शुरुआत का। हाँ, जो शायद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत हल्की गैसों से बना था। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं था कि इन्हें रोक पाता, तो वो ज्यादातर उड़ गई। अच्छा, फिर आया दूसरा चरण, ज्वालामुखी विस्फोटों का दौर। पृथ्वी उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय थी। ज्वालामुखी? ओह, उनसे तो बहुत सारी गैसें निकली होंगी। बिल्कुल, लगातार विस्फोट होते रहे और उनसे बड़ी मात्रा में गैसें बाहर आईं। इसमें मुख्य थी अमोनिया यानी NH3, मीथेन CH4, बहुत सारी जलवाष्प H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन गैसों ने, आप कह सकते हैं, वायुमंडल की शक्ल ही बदल दी। और इसके बाद तीसरा चरण, उसमें क्या खास हुआ? तीसरा चरण सबसे अहम था जीवन के नजरिए से। ये था वायुमंडल का संशोधन। संशोधन कैसे? ये तब हुआ जब पृथ्वी पर जीवन पनपा, खासकर पौधों ने प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस शुरू किया। हाँ, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल, इसी प्रक्रिया ने धीरे धीरे लाखों सालों में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कम की और ऑक्सीजन को बढ़ाया। आज जो हम 21% ऑक्सीजन देखते हैं वो इसी का नतीजा है। अरे वाह, तो ये तो इसके बनने की कहानी हुई। अब अगर आज की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो हो गए जी। इनके अलावा और क्या क्या है इस हवा में? जैसा आपने बताया, N2 लगभग 78.08% और O2 करीब 20.95%, ये मुख्य हैं। इनके बाद आती है आर्गन, AR करीब 0.93%, और फिर बहुत ही थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो अब करीब 0.04% है। सिर्फ 0.04%? हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण। फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत कम है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जिक्र किया। मात्रा में कम है पर इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, है ना? इनका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये गैसें जैसे CO2 और मीथेन भले ही कम हो, लेकिन पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में इनका रोल बहुत बड़ा है। कैसे? ये दरअसल पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती हैं, उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। कुछ जैसे ग्रीन हाउस का शीशा करता है। अच्छा। इसी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के लायक बना रहता है। अगर ये गैसें ना हो तो पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, एक बर्फीला गोला। समझ गई। और जलवाष्प, वो भी तो होती है हवा में। जलवाष्प H2O भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, बल्कि शायद सबसे ज्यादा प्रभावी। हालांकि इसकी मात्रा जगह और समय के हिसाब से बहुत बदलती है। हाँ, नमी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और ये ज्यादातर वायुमंडल की निचली परतों में ही मिलती है। तापमान कंट्रोल के अलावा इसका एक और बड़ा काम है। हाँ, मैं सोच सकती हूँ, बादल, बारिश। बिल्कुल सही। जलवाष्प ही तो है जो ठंडी होकर पानी की बूंदों या बर्फ के कणों में बदलती है, जिससे बादल बनते हैं। और फिर बारिश होती है। हाँ, बारिश, बर्फबारी, और सिर्फ यही नहीं, तूफान, चक्रवात, जितनी भी बड़ी मौसमी घटनाएं हैं उनमें जलवाष्प की भूमिका अहम होती है। ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाती है। अच्छा, तो गैसें हो गईं, जलवाष्प हो गया, क्या हवा में कुछ और भी होता है? मुझे याद है धूल मिट्टी की बात भी होती है। हाँ बिल्कुल, वायुमंडल सिर्फ गैस और भाप का मिक्सचर नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे ठोस कण भी तैरते रहते हैं। ठोस कण? हाँ। हवा में? हाँ,
सोचे कहाँ से आते हैं ये? समुद्री नमक के कण हो सकते हैं, रेगिस्तान से उड़ी महीन मिट्टी हो सकती है, खेतों की धूल, और प्रदूषण वाला धुआं। हाँ, गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं की कालिख, ज्वालामुखी की राख, पेड़ों के परागकण, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों के टूटे हुए बहुत छोटे कण भी। ये ज्यादातर नीचे की परतों में ही पाए जाते हैं। बाप रे, इतने सारे कण। लेकिन इनका काम क्या है हवा में? क्या ये सिर्फ गंदगी है? नहीं, सिर्फ गंदगी नहीं है। इनका एक बहुत ही जरूरी, बल्कि कहें तो अनिवार्य काम है। अच्छा, क्या? आप सोचिए, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं? पानी की बूंदों से। पर वो पानी की बूंदें बनती कैसे हैं? हवा में जो नमी है, जल वाष्प, वो अपने आप बूंद नहीं बन सकती। उसे जमने के लिए कोई सतह चाहिए होती है। ओह, ये छोटे छोटे कण, जिन्हें हम हाइग्रोस्कोपिक नाभिका या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, वही सतह मुहैया कराते हैं। मतलब पानी इन कणों पर चिपकता है? हाँ, एक तरह से जल वाष्प इन्हीं कणों के चारों ओर जमा होकर पानी की नन्ही बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनाती है। जब ऐसी लाखों बूंदें या क्रिस्टल इकट्ठे होते हैं, तब जाकर बादल बनता है। अरे वाह, मतलब धूल के कणों के बिना बादल और बारिश मुश्किल है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। कमाल की बात है। तो ये जो पूरा मिश्रण है, गैसें, वाष्प, कण, इससे जो वायुमंडल बनता है, उसकी बनावट भी परतदार है ना? जी, एक जैसा नहीं है ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल नहीं। वायुमंडल की संरचना परतों में है। अलग अलग परतें हैं जिनका तापमान और घनत्व अलग अलग होता है। घनत्व मतलब गाढ़ापन? हाँ, हवा कितनी घनी है। पृथ्वी की सतह के पास हवा सबसे ज्यादा घनी होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा तेजी से पतली होती जाती है, घनत्व कम होता जाता है। तो सबसे नीचे वाली परत कौन सी है जिसमें हम रहते हैं? वो है शोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये सबसे निचली और सबसे घनी परत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुमंडल का लगभग 80% वजन इसी परत में है, और लगभग सारी जल वाष्प और धूल कण भी यही हैं। अच्छा। और मौसम? हाँ, मौसम की लगभग सारी घटनाएं, बादल बनना, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली चमकना, सब इसी शोभ मंडल में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन सूरज की गर्मी से गर्म होती है, फिर वो हवा को गर्म करती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है, भारी होकर नीचे आती है। ये जो लगातार ऊपर नीचे का खेल चलता है, जिसे संवहन कहते हैं, यही मौसम बनाता है। और ये परत कितनी ऊंची है? क्या सब जगह बराबर? नहीं, बराबर नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई करीब 13 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर ज्यादा मोटी होती है, करीब 18 किलोमीटर तक। अच्छा। और ध्रुवों पर, पोल्स पर, ये पतली होती है, करीब 8 किलोमीटर। ऐसा क्यों? इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो संवहन धाराएं ज्यादा मजबूत होती हैं और हवा को ज्यादा ऊंचाई तक ले जाती हैं। समझ गए। तो मतलब ज्यादातर मौसम और हमारी जिंदगी इसी परत में है। इसके ऊपर क्या है? शोभ मंडल के ठीक ऊपर एक पतली सी परत है, एक तरह का बाउंड्री जोन, जिसे कहते हैं शोभ सीमा। ट्रोपोस्फियर। हाँ, ये शोभ मंडल को उसकी अगली परत समताप मंडल से अलग करती है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। रुक जाता है। हाँ, लगभग स्थिर हो जाता है। इक्वेटर के ऊपर ये बहुत ठंडा होता है, करीब -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों के ऊपर थोड़ा कम ठंडा, -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये सीमा पार करके हम अगली परत में पहुंचते हैं, समताप मंडल। बिल्कुल। शोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल फैला है। समताप मंडल, इसमें क्या अलग है? इसमें हवा का ऊपर नीचे आना जाना, मतलब वर्टिकल मूवमेंट, बहुत कम होता है। हवा ज्यादातर समानांतर बहती है, हॉरिजॉन्टली। इसीलिए यहाँ बादल या तूफान जैसी मौसमी घटनाएं नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ मौसम शांत रहता है। हाँ, काफी शांत। और एक और बड़ी बात, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान गिरता नहीं बल्कि बढ़ता है। बढ़ता है? शोभ मंडल में तो गिर रहा था। हाँ, यहाँ क्यों बढ़ता है? इसका कारण है ओजोन परत। ओजोन, वो तो हमने सुना है। हाँ, ओजोन गैस, O3 की एक परत इसी समताप मंडल में पाई जाती है। और ये ओजोन गैस सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों, मतलब अल्ट्रावायलेट या यूवी रेडिएशन को सोख लेती है। ओह। इसी ऊर्जा को सोखने की वजह से समताप मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। यानी ओजोन परत, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, वो समताप मंडल का ही हिस्सा है, और ये हमारे लिए एक ढाल की तरह है। बिल्कुल सही। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सूरज की हानिकारक UVB और UVC किरणों को रोककर हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी कई बीमारियों से बचाती है।
लेकिन हमने इसमें छेद होने या इसके पतले होने की बातें भी सुनी है, ओजोन डिप्लीशन। हाँ, ये एक बड़ी चिंता रही है। कुछ केमिकल्स, खासकर CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पहले फ्रिज, एसी, स्प्रे कैन में इस्तेमाल होते थे, हाँ, वो ऊपर समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन O3 को तोड़कर ऑक्सीजन O2 में बदल देते थे। इससे ये सुरक्षा कवच कमजोर हो रहा था। तो अब क्या स्थिति है? अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर के देशों ने मिलकर CFCs के इस्तेमाल पर रोक लगाई है और अब ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, मतलब रिकवर कर रही है। ये तो बहुत राहत की बात है। अच्छा, समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत है? समताप मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है मध्य मंडल। मध्य मंडल? हाँ, और यहाँ पर तापमान फिर से ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से गिरने लगता है। फिर से गिरने लगता है? हाँ, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर, जिसे मध्य सीमा कहते हैं, तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। -100 डिग्री? हाँ। बाप रे। अच्छा, वो जो टूटते तारे दिखते हैं, उल्कापिंड, हाँ, वो यहीं जलते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर उल्कापिंड जब तेज रफ्तार से वायुमंडल में घुसते हैं तो इसी मध्य मंडल में हवा के घर्षण से जलकर खत्म हो जाते हैं। वो हमें टूटते तारे जैसे दिखते हैं। अच्छा, तो ये हुआ मध्य मंडल। इसके बाद आती है वो परत जिसका जिक्र रेडियो तरंगों के साथ होता है, आयन मंडल। सही पहचाना आपने। मध्य मंडल के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर से शुरू होकर ये 400-600 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक फैली होती है। वैसे आयन मंडल अपने आप में कोई अलग परत नहीं है। नहीं। ये दरअसल मध्य मंडल का ऊपरी हिस्सा और उसके ऊपर की परतें, तापमंडल और बहिर्मंडल का वो हिस्सा है जहां गैसें आयनित अवस्था में होती हैं। आयनित अवस्था, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इतनी ऊंचाई पर सूर्य की तेज ऊर्जा वाली किरणें जैसे एक्सरे और यूवी किरणें सीधे गैस के अणुओं और परमाणुओं से टकराती हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। जब किसी अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो चार्ज हो जाता है, उसे आयन कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे आयन होते हैं? हाँ, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। और ये आयनित परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ सकती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर सकती है। अच्छा, तो इसी वजह से हम दूर के रेडियो स्टेशन सुन पाते हैं। हाँ, खास तौर पर जो शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण होते हैं। जमीन से भेजी गई रेडियो तरंगें आयन मंडल से टकराकर वापस जमीन पर लौट आती हैं, जिससे हजारों किलोमीटर दूर तक संचार हो पाता है। कमाल है। और हाँ, एक और बात, इस आयन मंडल वाले क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। फिर से बढ़ने लगता है? क्यों? क्योंकि यहाँ गैसें सीधे सूर्य की हाई एनर्जी वाली किरणों को सोख रही हैं। समझ गई। और सबसे ऊपर की परतें? हाँ, आयन मंडल का ज्यादातर हिस्सा तापमंडल थर्मोस्फीयर में ही आता है, जो करीब 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक हो सकता है। यहाँ हवा बहुत ही ज्यादा पतली, मतलब विरल होती है। तापमान तो बहुत ज्यादा हो सकता है, सैकड़ों या हजारों डिग्री सेल्सियस। हजारों डिग्री? हाँ, लेकिन हवा इतनी कम होती है कि वो गर्मी महसूस नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इसी तापमंडल में घूमता है। अच्छा। और इसके भी ऊपर है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी सीमा है। यहाँ हवा के कण इतने दूर दूर होते हैं कि वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में ही खो जाते हैं। इसकी कोई साफ ऊपरी बाउंड्री नहीं है। तो ये हो गई सारी परतें, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, फिर तापमंडल जिसमें आयन मंडल है, और बहिर्मंडल। इन सब का तापमान, घनत्व, व्यवहार, ये सब आखिर चलता किससे है? सूरज की ऊर्जा से ही ना? बिल्कुल, सूरज से आने वाली ऊर्जा, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं, वही इस पूरी गाड़ी को खींचती है। पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु का मुख्य इंजन वही है। यहाँ एक सीधा सा सिद्धांत है, जो चीज जितनी गर्म होती है वो उतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है और उतनी ही छोटी तरंग दैर्ध्य, मतलब वेवलेंथ पर। अच्छा। सूरज बहुत गर्म है तो वो ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है छोटी वेवलेंथ पर, जैसे रोशनी और यूवी किरणें। पृथ्वी सूरज के मुकाबले ठंडी है तो वो कम ऊर्जा छोड़ती है लंबी वेवलेंथ पर, जैसे इंफ्रारेड किरणें, यानी गर्मी। तो सूरज से जितनी ऊर्जा चलती है वो सारी की सारी जमीन तक पहुंच जाती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा वायुमंडल एक फिल्टर जैसा है। फिल्टर? हाँ, जब सूरज की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं तो रास्ते में बहुत कुछ होता है। कुछ ऊर्जा तो गैसों द्वारा सोख ली जाती है, जैसे हमने ओजोन की बात की, वो यूवी को सोख लेती है। हाँ। बादल भी ऊर्जा सोखते हैं और वापस भी भेज देते हैं। फिर हवा के अणु, धूल के कण, ये सब किरणों को बिखेर देते हैं।
जिसे स्कैटरिंग कहते हैं। अच्छा, बिखेर देते हैं। हाँ, इसी बिखराव की वजह से तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अरे वाह। नीले रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है। तो सोखने और बिखरने के बाद जो ऊर्जा बचती है वही जमीन तक पहुंच पाती है। तो ये जो शब्द सुनते हैं सूर्यताप, इंसोलेशन, इसका क्या मतलब है? सूर्यातप का सीधा मतलब है आने वाला सौर विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये वो सौर ऊर्जा की मात्रा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर या फिर जमीन पर किसी खास जगह पर किसी खास समय में पहुंचती है। और ये किन बातों पर निर्भर करता है कि कहाँ कितना सूर्यातप मिलेगा? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है सूरज की किरणों का कोण, मतलब किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। हाँ, ये तो पृथ्वी के झुकाव की वजह से होता है ना? बिल्कुल। पृथ्वी अपनी धुरी पर करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण साल भर में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर किरणें अलग अलग कोण से पड़ती हैं। जहां किरणें सीधी पड़ती हैं, जैसे इक्वेटर के आसपास, वहां कम जगह में ज्यादा ऊर्जा आती है, तो सूर्यातप ज्यादा होता है। जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसे ध्रुवों की तरफ, वहां वही ऊर्जा ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती है, तो सूर्यातप कम होता है। और इसी से मौसम बदलते हैं। हाँ, इसी से मौसम बदलते हैं। इसके अलावा दिन कितना लंबा है, आसमान कितना साफ है, मतलब बादल, धूल, प्रदूषण कितना है, ये सब भी सूर्याताप पर असर डालते हैं। जमीन कैसी है, पानी है या रेगिस्तान है, इससे भी फर्क पड़ता है। और ऊंचाई का भी असर होता है। और ये सारे कारक मिलकर ही तय करते हैं कि कहाँ कितना तापमान होगा। हाँ, बिल्कुल। कितनी धूप आ रही है, कितनी हवा या बादल उसे रोक रहे हैं, जमीन कितनी गर्मी सोख रही है और कितनी वापस भेज रही है, इन सब का जो संतुलन बनता है वही किसी जगह का तापमान तय करता है। फिर पृथ्वी का घूमना, जमीन और पानी का बंटवारा, हवाएं, समुद्री धाराएं, ये सब मिलकर पूरी दुनिया में तापमान के पैटर्न को बनाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज वायुमंडल की एक बहुत ही परत दर परत तस्वीर देखी। हाँ, हमने समझा कि ये कैसे बना, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, जल वाष्प और वो छोटे छोटे कण कितने जरूरी हैं। और हमने इसकी अलग अलग परतों को जाना, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी परतें। हर एक का अपना काम, अपनी खासियत। हमने ओजोन परत के महत्व को समझा, आयन मंडल कैसे संचार में मदद करता है ये देखा, और ये भी कि सूर्यातप क्या है, कौन सी चीजें उसे प्रभावित करती हैं और कैसे वायुमंडल आने वाली ऊर्जा को बदल देता है। ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, ये सब होता है ऊपर, पर हमें इससे क्या? अरे बहुत कुछ। ये वायुमंडल ही तो है जो यहाँ जीवन को संभव बनाता है, हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, मौसम और जलवायु को कंट्रोल करता है, पानी का चक्कर चलाता है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, मौसम का अंदाजा कैसे लगाएंगे? यहाँ तक कि हमारे सैटेलाइट, हमारा रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन का नेटवर्क, ये सब भी तो वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। सही बात है। अच्छा, आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, या कहें कि एक विचार। हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये पूरा सिस्टम कितना नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि इसमें जरा सा भी बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। सोचिए, अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ जाए तो पूरी दुनिया का तापमान कितना बदल सकता है। हाँ। या फिर सूरज की गतिविधि में बदलाव से अगर आयन मंडल थोड़ा बदल जाए तो हमारे जीपीएस, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ेगा। ये सब दिखाता है कि ये हवा का समंदर कितना संवेदनशील है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हम इस संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। खैर, इस बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।